नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी में बाढ़ से 15 जिलों में तबाही, 800 से ज्यादा गांव जलमग्न, करीब 4 लाख की आबादी सीधे प्रभावित। रायबरेली सदर में आरटीआई मोड़ के पास 4 अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली। राजस्थान में रोडवेज की निःशुल्क बस यात्रा में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में तराई और पूर्वांचल में जिलों की हाहाकार और बाढ़ आ गई है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। जल प्रवाह की स्थिति से बदतर होती चली जा रही है। प्रदेश में कुल 15 जिलों में बाढ़ की तबाही जारी है। 800 से ज्यादा गांवों में 4.25 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। 300 से अधिक गांव तो ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है। 13 बाढ़ शालों में 13,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ का प्रकोप और बढ़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धीरे धीरे बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। रविवार को 12 जिले प्रभावित थे, लेकिन सोमवार को इनकी संख्या 15 हो गई। इन जिलों से होकर बहने वाले सभी नदियां खतरे से निशान से ऊपर चल रही है। खीरी के शारदा, गोरखपुर और सरस्वती के राप्ती, बाराबंकी, अयोध्या और बालियाग में घाघरा खतरे पर निशान से बढ़ रही है। गोंडा, आजमपुर और बलरामपुर की नदी भी तटबंध से कटने शुरू हो गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग को रोकने में इसमें सफलता मिली है। बाढ़ के मामलों को देख रहे इंजीनियरिंग इन चीफ अशोक सिंह ने बताया कि घाघरा में इस समय 3,15,000 एक्यूरेसी पानी चल रहा है, जिसमें 1 लाख एक्यूरेसी पानी की कमी आई है। गंडक में 1,69,000 एक्यूरेस डिस्चार्ज चल रहा है, जो पहले से कम हुआ है। नदियों के जलस्तर में कमी तो आ रही है, लेकिन इसका घटना बढ़ना बारिश पर निर्भर कर रहा है। जहां जहां नदियों के तटबंध टूट रहे हैं, इसका खतरा पैदा हुआ है, वहां हालात संभाल लिए गए हैं। फिलहाल किसी भी नदी का तटबंध नहीं टूटा है। दूसरी तरफ राहत विभाग जिला प्रशासन की मदद से लोगों को राहत दिलवाने के लिए जुटे हुए हैं। 110 बाढ़ शौचालय में बनाए गए हैं। 10,000 से लगभग खाद्यान्न किट भी बांटे गए हैं। नावों की संख्या बढ़ाकर 1,129 कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 16 टीम भी लगाई गई है। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम से ठीक पहले मंगलवार यानी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। नजारा दीपावली जैसा भव्य होगा। दरअसल पिछले शनिवार को जब वे राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे थे, तो उन्होंने साधु संतों के साथ आम लोगों से 4-5 अगस्त को दीपोत्सव मनाने की अपील की थी। अब वे खुद इसकी शुरुआत अपने सरकारी आवास से कर रहे हैं। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत बुधवार को वो अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई करेंगे, लिहाजा वे अयोध्या जाएंगे, इसलिए वे आज ही अपने आवास पर दीपोत्सव मनाएंगे। उधर अयोध्या में भूमि पूजन के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी जारी है। मंगलवार को रामर्चा पूजा शुरू हो गई थी। काशी और अयोध्या में 9 वेदार्चकों के द्वारा रामचर्य पूजा का भगवान रामलला को पधारने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी आज से रामायण पाठ शुरू हो गए हैं। सीएम योगी की अपील पर तीर्थ नगरी मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर में आज से अखंड कीर्तन और रामायण का पाठ शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज लखनऊ सीएम आवास पर भी दीपावली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद में रायबरेली के आरटीआई चौराहे के निकट में उस समय हड़कंप मच गया जब रायबरेली के सदर आरटीआई मोड़ के पास 4 अज्ञात लोगों ने एक युवक की गाड़ी रुकवाकर उसके सीने पर 2 गोली डाल दी। गोली लगने के बाद युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि रायबरेली शहर में शाम होते ही पुलिस महकमा उस समय हड़कंप मच गया जब एरिया थाना क्षेत्र के अंदर आरटीआई मोड़ के पास कार सवार स्विफ्ट डिजायर से आए 4 अज्ञात लोगों ने स्कूटी सवार रोहित गांधी को रुकवाकर उसके सीने में गोली मार दी।
गोली मारने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े आए और घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रोहित गांधी नाम का व्यक्ति इंदिरा गांधी नगर का निवासी है और कुछ ही दिन से फिरोज गांधी कॉलोनी में एक किराएदार के यहां पर 15 दिन से रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि 17 साल पहले पिता की मृत्यु होने जाने के बाद अपनी मां का इकलौता 5 बहनों का सहारा रोहित गांधी को आज 4 अज्ञात लोगों ने उसके सीने में गोली दाग दी। सूचना मिलते ही नजदीकी थाने ने मिल एरिया इंचार्ज राकेश सिंह, एसआई यदुनाथ यादव, सदर कोतवाल अतुल कुमार और सिंह, एडिशनल एसपी नित्यानंद राय, एसपी स्वप्निल पहुंचे। फिलहाल चारों बदमाश रायबरेली सुल्तानपुर रोड से होते हुए अमेठी जनपद की तरफ जा रहे थे। फिलहाल व्यक्ति को किस लिए मारा, इसकी जांच में पुलिस टीम जुट गई है। पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में लग गई है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। मुजरिमों की तलाश जारी है। मंगलवार को रायबरेली के हरचंदपुर थाने के गंगागंज में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक में सवार 3 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। क्षेत्र निवासी लालचंद आज अपने बेटे रौनक के साथ हाथ ठीक कराने के लिए अपने साथी आशीष के साथ बाइक से गंगागंज के पहाड़पुर गांव जा रहे थे। जैसे ही वे गंगागंज से खमूचा मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए, जिससे मौके पर ही लालचंद व उसके बेटे रौनक की मौत हो गई और आशीष घायल हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सक ने लालचंद व उसके पुत्र को मृत घोषित कर दिया और घायल का प्राथमिक इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला आया है, कहां से आया है, कौन कौन उसमें कितनी मृत्यु हुई है, कितने घायल? तो मामला है जिसमें 3 लोग एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 2 लोग एक्सपायर हो गए थे। एक है उसको मामूली सी खरोच, एक बच्चा था 10 साल का और एक जो आदमी था उसकी एज यही 40 साल के करीब थी। कहाँ पर हुआ है ऐसा? ये गंगागंज। उत्तर प्रदेश के संबल में थाना धनेरी क्षेत्र के अंदर गांव दिनोरा में रक्षाबंधन शुभ अवसर पर करीब 15 वर्षों से चले आ रहे दंगल का प्रोग्राम यहां से बाहर से आए नामी पहलवानों ने अपने अपने पहलवानी कर प्रोग्राम में जान में जोखिम में डालकर प्रोग्राम दिखाया। आपको बता दें कि दिनोरा के महावा नदी के घाट पर कुछ वर्ष पहले से यहां पर बाहर से आए पहलवानों को इनाम के तौर पर कुश्ती, भाव व भाग दौड़ का इनाम रखा जाता था, जो कि आज दंगल में फर्स्ट नंबर पर विजेता पुरानी सीमापुरी से आए पहलवान इंद्रपाल सिंह खुशावा ने बाजी मारी। दूसरे नंबर पर सोनू शर्मा व गांव पुनवाली को हराकर दूसरे नंबर पर विजेता रहे। और अब खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं वहां जिला कलेक्टर आवश्यक अनुसार सीमित क्षेत्रों में लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, कंटेनमेंट सहित अन्य पाबंदियां लगा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है। साथ ही आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां, पारिवारिक एवं अन्य आगमन के दौरान लापरवाही के कारण तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालन में किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें। लॉकडाउन की तरह ही पूरी गंभीरता के साथ मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित अन्य सावधानियों का भी पालन करें, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कोरोना की स्थिति और विकट हो सकती है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड टीम ने नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा को श्री शक्तिपीठ की सचिव प्रियंका परमानंद ने रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व का शुभारंभ किया। परमानंद ने बताया कि श्री शक्तिपीठ इस बार कोरोना वॉरियर्स, पुलिस दल, चिकित्सा दल एवं सफाई कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे व लगभग 25,000 राखियां भारतीय सेना, BSF
आरटीबीपी और एनसीआरपीएफ के जवानों के लिए पोस्ट की गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं निर्भया स्क्वाड टीम द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों जैसे पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकालना, गरीब असहाय को भोजन उपलब्ध करवाना, वृद्धाश्रम जाकर विधवाओं को कुशलक्षेम पूछना एवं नव प्रस्तुतों को मातृत्व दिवस पर शुभकामनाएं देना, गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा संबंधी देखभाल करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्या का हर संभव समाधान करने के लिए प्रियंका परमचंद ने निर्भया टीम की प्रशंसा की। बोल दीजिए। मैं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कोरोना से रक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का हो बंधन, यही होगा आज हमारा रक्षाबंधन। और इसी जो उद्देश्य को और इसी संदेश को आज हम रक्षाबंधन पे सब जगह सर्कुलेट करने वाले हैं। आज हमारे पास 50 से भी ज़्यादा बच्चियां जो महिला शक्ति का रूप है, वो लोग अपने हाथों से राखियां बनाकर हमें भेंट करने आई हैं। और निश्चित रूप से हम उन्हें वचन देते हैं कि हम लोग यानी कि जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हर सूरत में करेंगे। आप निर्भय रहिए क्योंकि निर्भया आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। अब खबर राजस्थान के बगरू से, जहां विदा होते हुए सावन के इस कस्बे में रक्षाबंधन का त्योहार पर सुबह खूब जमकर भिगो दिया। सोमवार को इंद्रदेव आखिर खूब मेहरबान हुए। क्षेत्र में जमकर करीब 2 घंटे हुई जोरदार बारिश ने क्षेत्र में एक बार फिर से तरबतर कर दिया। वहीं कई जगह पंचायत विकास की पोल खुलती नजर आई। गांव के बीचों बीच सकड़े दरिया बनी हुई है, जहां दिवालिया ग्राम में सड़क के बीचों बीच पानी भर गया, जिसका ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में कई गांवों में बारिश नहीं होने से फसल मुरझाने लगी है, जिसको लेकर किसान रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। क्षेत्र के सेकला गांव में किसान पंडित हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं तथा पंडितों के द्वारा हवन यज्ञ पाठ पूजा की जा रही है ताकि इंद्रदेव मेहरबान हो और गांव में बारिश करे। आपको बता दें कि इन दिनों फसलों में फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि बारिश नहीं होती है तो फसलों को नुकसान होने की संभावना है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार आधी रात करीब 1:30 बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत जिनगर के और उनके साथी एक दलाल को गिरफ्तार किया है, जो करणपुर के निकटवर्ती गांव के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो की टीम जब आरोपी एसपी को गंगानगर लाने के लिए गाड़ी में बिठा रही थी, इसी दौरान उनके सुरक्षाकर्मी ने ब्यूरो के उप अधीक्षक जाकिर अख्तर पर फायरिंग कर दी। सोमवार आधी रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत जिंगर और उनके साथ ही एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ब्यूरो ने 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि ब्यूरो ने 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षाकर्मी ने उनको फायर करने के लिए ब्यूरो की टीम फायरिंग भी की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत जिनगर लंबे समय से रायसिंह नगर में तैनात थे। मामले में परिवादी कौन है और किस मामले में एवज में कितनी राशि का लेन देन किया जा रहा था, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो ने सूत्रों के अनुसार यह मामला 2 लाख रुपए की लेन देन से जुड़ा है। ट्रैप की कार्रवाई को आधी रात करीब 1:30 बजे जिंगर के रायसिंह नगर स्थित सरकारी आवास पर अंजाम दिया गया है। ब्यूरो के उपाध्यक्ष मांगेलाल चौधरी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। उनके सहयोग के लिए ब्यूरो के सीकर उपाध्यक्ष जाकिर अख्तर भी वहां पहुंचे थे। ब्यूरो की टीम ने इससे पहले एबीसी की टीम ने भी दलाल को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बाद ब्यूरो की टीम जब आरोपी एएसपी को गंगानगर लाने के लिए गाड़ी में बिठा रही थी, इसी दौरान उनके सुरक्षाकर्मी ने ब्यूरो के उप अधीक्षक जाकिर अख्तर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बीच आरोपी एएसपी जिंगर अपने घर पर भाग गया, लेकिन फायरिंग के बावजूद उपाध्यक्ष अख्तर और उनकी टीम वहां डटी रही। बाद में एटीजी दिनेश एएम ने देर रात आईजी और एसपी से बात करके स्थानीय एसएचओ और पुलिस जाब्ते को मौके पर भेजा। पुलिस ने पहुंचने के बाद ब्यूरो ने आरोपी एएसपी को गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम वहां ट्रेप की कार्रवाई करने के बाद तड़के करीब 4:30 बजे एसपी जिंगर और दलाल को गंगानगर लाई है। वहां ब्यूरो की चौकी पर दोनों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो आगे की कार्रवाई में जुटा है। ब्यूरो ने फिलहाल पूरे मामले का खुलासा करने से इनकार किया है।
बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में सोमवार को रक्षाबंधन के पर्व पर सुबह से शाम तक लोगों की खूब चहल पहल दिखाई दी। वहीं लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने पर नजर आए। प्रेम के इस पर्व पर बहनों ने अपने अटूट प्रेम से बंधन से भाइयों की कलाई को सजाया। बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों द्वारा बहनों को जीवन पर रक्षा करने का वचन देते हुए उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने भी रक्षाबंधन के पर काफी उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर इंद्रदेव द्वारा खुश होकर बारिश करने से लोगों का उत्साह और दुगना होता दिखाई दिया, क्योंकि काफी दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए थे। लेकिन सोमवार को रक्षाबंधन के पर्व के साथ ही इंद्रदेव ने भी अपना आशीर्वाद लोगों को प्रदान किया। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में जोधपुर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की थी। वहीं रक्षाबंधन पर जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़भाड़ उमड़ पड़ी। खुलेआम महिला सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाती दिखी। महिलाओं निःशुल्क यात्रा का टिकट लेने के चक्कर में कोरोना के रोकथाम की गाइडलाइन भी भूल गई। रोडवेज की बसों में सभी सीटें महिलाओं की खचाखच भरी हुई थी। साथ ही कुछ महिलाओं ने बस में खड़े होकर यात्रा करने पर मजबूर रही। साथ ही रोडवेज प्रशासन ने कोरोना रोकथाम के नियमों की पालना करवाने में नाकाम साबित होते दिखाई दी। अधिकांश महिलाओं से रोडवेज की निःशुल्क बस सेवा की सराहना की, तो कुछ महिलाओं ने बताया कि सरकार की कोरोना काल में रक्षाबंधन के दिन से बसों में निःशुल्क नहीं करवाना चाहिए था। ऐसे करने से महिला निःशुल्क यात्रा का रोडवेज की बस की ओर रुख कर रही हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है। कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो रही है। वो अच्छा ही किया है। बहन भाई के रक्षाबंधन का सूत्र बांधने के लिए जाना चाहिए, और बहनों की रक्षा के लिए बहन जाती है अपने भाई के लिए। कहा सरकार अपने बहनों के लिए अच्छा ही किया है। कोई जाए फ्री में जाए, कोई टिकट भी नहीं ले रहे और सुविधा भी इतनी अच्छी की है, बहुत अच्छा। आज के दिन तो नहीं होना चाहिए, कोविड का खतरा देखते हुए बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे फॉलो करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। बोलना बिल्कुल नहीं हो रही है। फ्री के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा अव्यवस्था हो जाती है। आज के दिन नहीं करना चाहिए, मेरा सुझाव तो यही है। और अब खबर आबू रोड से, जहां शहर में रेलवे डीजल शेड में अल सुबह इलेक्ट्रॉनिक डीजल रूम में अचानक आग लग गई। रेलवे प्रशासन द्वारा तुरंत नगर पालिका, दमकल एवं गेल इंडिया को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दमकलों की मदद से वाहनों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा पानी के टैंकरों की मदद से 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रथम दृष्टि से शॉर्ट सर्किट में आग लगना प्रतीत हो रहा है। वहीं रेलवे द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शहर के रेलवे से सबसे बड़े उत्पादक डीजल शेड में सोमवार को सुबह 6 बजे के करीब इलेक्ट्रॉनिक डीजल के स्टोर रूम से कर्मचारी ड्यूटी ऑफ करने के कारण लाइट बंद करके बाहर निकल रहा था। उसी दौरान उसे स्टोर रूम के पिछले भाग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। कर्मचारी द्वारा तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीजल शेड के उच्च अधिकारी व कर्मचारी ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग के विकराल रूप लेने के कारण आबू रोड नगरपालिका व गेल इंडिया के दमकल वाहन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दोनों दमकलों ने वाहन व अन्य पानी के टैंकर की मदद से रेलवे कर्मचारी व दमकल कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब 3 घंटे से भी ज्यादा समय में आग पर काबू पाया गया। डीजल शेड के जिस इलेक्ट्रॉनिक रूम में आग लगी थी, उसमें कार्य कर रहे कर्मचारी के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। कर्मचारी द्वारा रूम में से धुआं निकलते देख अपने साथी कर्मचारियों को बाहर निकालने का बोला गया। साथ ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना लेट मिलती तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मशीन शॉर्ट सर्किट से आग लगने में इलेक्ट्रॉनिक रूम में रखे उपकरण व मशीनें जलकर राख हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण आग में लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व मशीन जलकर राख हो गई। वहीं आग में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रेलवे कर्मचारियों ने जान जोखिम में डाल आग को बुझाने का प्रयास किया। डीजल शेड में कार्यरत अनिल भट्ट ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही हम सभी रेल कर्मियों ने सब कामकाज छोड़कर तुरंत मौके पर पहुंचे। जो साथी घर में थे वो भी तुरंत डीजल शेड पहुंचे और दमकल कर्मियों की आग बुझाने में मदद की।
रेल कर्मचारियों द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। करीबन 3 घंटे से ज्यादा देर तक दमकल कर्मियों व रेल कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग डीजल शेड के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टि से देखने पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। डीजल शेड के पिछले भाग में स्थित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रूम में, जहां पर कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डीजल के कार्य कर रहे थे। स्टोर रूम में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने पिछले भाग से धुआं निकलते देख हमें सूचना दी। वहीं आग लगने की जांच के बाद भी आग लगने के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। जैसलमेर के लाठी में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। खासकर रोजमार्ग में कमाई करने वाले लोगों के लिए ये बेहद मुश्किल का दौर है, मगर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दरियादिली दिखाते हुए दूसरों की मदद में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स ने लाठी कस्बा निवासी पूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति अलुआ मांग लिया, जिन्होंने लॉकडाउन के चलते मुसीबत में फंसे पानीपुरी वाले किराएदार एवं 5 महीनों से किराया माफ किया गया। वहीं किराया माफ होने पर किराएदार ने मकान मालिक का माला पहनाकर स्वागत व सम्मान भी किया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी अंकित कुमार पिछले 1 साल से लाठी कस्बे में पानीपुरी का ठेला चलाता था। अंकित कुमार ने लाठी कस्बा निवासी पूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति अलुआ खां का मकान किराए पर ले रखा था। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद होने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसे देखते हुए मकान मालिक अलुआ खां ने उनसे 5 महीने का किराया नहीं लेने का फैसला किया। वहीं किराया माफ होने पर किराएदार अंकित कुमार ने मकान मालिक का माला पहनाकर व स्वागत कर सम्मान किया। मकान मालिक अलुआ खां ने कहा कि मुसीबत के इस घड़ी में एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। मकान मालिक ने किराएदार का 5 महीने का किराया माफ किया है। मेरे मकान में एक यूपी का पानी पूरी बेचने वाला एक रहता है। उनका जो 5 महीने का लॉकडाउन चलने के वजह से पैसे उनके पास नहीं था। गरीब की स्थिति देखते हुए मैंने 5 महीने का 10,000 रुपया और उनको माफ़ कर दिया। और आगे भी ऐसा लोगों को ऐसी स्थिति में देखें तो उसकी भी मदद करें। यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में झांसी जिला का मूल निवासी हूँ। मैं यहाँ पर लाठी में पानी पूरी का धंधा करता हूँ। यहाँ पर जब से लॉकडाउन लगा है, 22 मार्च से लॉकडाउन लगा है, जब से अभी तक अल्लू भाई जी के मकान में रहते थे, उन्होंने हमारे 5 महीने का किराया माफ़ कर दिया है। इसलिए उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।